गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नैनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के जो सीरीज़ की बात की थी उसमें अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या बात किया, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और बेटा हम लोगों ने क्या बात किया, कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री। यानी बेटा जो सॉल्यूशन में हम कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, यानी जो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा कैलकुलेट करने के बेसिस पे ही तो सॉल्यूशन को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में रखते हैं। तो यानी ये जो चीज़ें थी ये बेटा जैसे ही हम लोगों ने इस टॉपिक को क्लियर किया वैसे ही हम लोगों ने क्या समझ लिया कि ये किस में है, आ गया फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद बेटा हम लोगों ने किसकी बात किया, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में बेटा हमने किसकी बात किया, फर्स्ट बात हम लोगों ने किया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब बेटा अभी तक थोड़ा सा 2 दिन हमारे यहाँ टेक्निकल इशू होने की वजह से हम लोग प्रॉपर क्लास नहीं कर पाए, लेकिन आज ट्राई करते हैं बेटा कि बेस्ट ऑफ कंडीशन हो। तो सेकेंड वन कंडीशन हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सेकेंड वन टर्म क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यानी बेटा कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड को आप कहाँ पे सॉल्युबल कर रहे हो, लिक्विड में। लिक्विड को किस में सॉल्युबल कर रहे हो, लिक्विड में। तो बेटा यहाँ पे आपको बस एक कंडीशन समझना है, व्हेन अ लिक्विड मिक्स्ड विथ another liquid, mixed with another liquid, it may be dissolved, it may be dissolved, but sometime it may not dissolve, कहा क्या जा रहा है बेटा कि कभी कभी जब हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाते हैं तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है बेटा जब ये डिजॉल्व नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, when they dissolve in liquid, then they form true solution। जब बेटा ये आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं तब ये क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये डिजॉल्व होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन। बट व्हेन दे नॉट डिजॉल्व, then they consider as like colloidal solution। क्या कहा गया बेटा कि जब ये डिजॉल्व होते हैं तब तो ये बेटा ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं, लेकिन जब ये डिजॉल्व होना बंद हो जाते हैं, यानी ये पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते, तब हम इसे क्या समझ लेते हैं बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको यहाँ 2 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन समझने हैं। एक में क्या होता है बेटा, जो अंदर पार्टिकल है वो सरफेस टेंशन के कारण सरफेस पे फ्लोट करता है,
और सेकेंड वन कंडीशन क्या होता है कि जिसमें आप डिजॉल्व करते हो वो फ्लोट करता है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, बॉटम पे होता है। अब बेटा ये चीज़ आप सरफेस केमिस्ट्री में आप अच्छे से समझेंगे कि वहाँ पे होता क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्या समझना था कि भाई जैसे ही आप किसी भी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिजॉल्व कराते हैं, तो अगर ये डिजॉल्व हो गए तब ये क्या बना लेंगे, ट्रू सोल्यूशन। डिजॉल्व नहीं हुए तो इन्हें हम क्या समझ लेंगे, यहाँ कोलाइडल सोल्यूशन। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन क्या समझनी है कि जब हम सॉल्युबिलिटी करते हैं तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कंडीशन फॉलो किए जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सॉल्युबिलिटी जब होती है तो बेटा जो डेंसिटी होती है, अगर बेटा जो सॉल्वेंट की डेंसिटी है वो हाई हो, और सॉल्वेंट की डेंसिटी क्या मैंने बोला, हाई, और सोल्यूट की डेंसिटी क्या हो जाए बेटा, लो, तो जैसे ही ये कंडीशन आएगा वैसे ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये इसका बहुत बेसिकल लॉजिक था। लेकिन अब बेटा इसको समझ, इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके बेसिस पे ये पूरे चैप्टर को आपको समझना है, वो क्या होता है, थर्ड वन। और वो थर्ड वन क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में। गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें बेटा, लिक्विड में, आपको यहाँ समझना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा, व्हेन एनी गैस mixed with any liquid, then their solubility depends on some स्पेशलाइज्ड कंडीशन। कुछ बेटा यहाँ पे क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड कंडीशन होंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा, जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व कराते हैं, किसी गैस को लिक्विड में मिलाते हैं, तो जैसे ही आप मिलाते हैं बेटा वैसे ही जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंडेंट हो जाती है, कुछ स्पेशल कंडीशन पर। और जो ये स्पेशल कंडीशन होते हैं बेटा, इस स्पेशल कंडीशन की वजह से ही हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब बेटा इसके लिए आपको क्या समझना है, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अ साइंटिस्ट हेनरी सपोज देयर लॉ। अब बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए यहाँ पे किसने अपने लॉ के बारे में समझाया, हेनरी। और हेनरी ने जो लॉ दिया, इसी लॉ को क्या कहा जाता है, हेनरी लॉ। क्या कहा जाता है बेटा, हेनरी लॉ। अब बेटा हेनरी लॉ में आपको क्या समझना है, व्हेन एनी गैस dissolved in any liquid it is depends upon the pressure of solution और सॉल्वेंट। कहा क्या जा रहा है बेटा, हेनरी लॉ क्या कहता है बेटा, जब किसी गैस को आप किस में डिजॉल्व करते हो, लिक्विड में, व्हेन
एनी गैस डिजॉल्व इन एनी लिक्विड, जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हो तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? प्रेशर पर। और किसके प्रेशर पे? आप सोल्यूशन और सॉल्वेंट, या तो जो सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है उस पे और या तो जो सॉल्वेंट होता है उस पर। ये बात क्लियर? तो बेटा यहां से इन्होंने एक रिलेशन बताया। क्या बताया बेटा? रिलेशन। सो दैट according to him, अब इन्होंने क्या बताया बेटा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब बेटा ये गैस किस फॉर्म में होना चाहिए? वेपराइज्ड, यानी वेपर फेज में। गैस वेपर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कहा क्या गया बेटा? इन्होंने बाद में क्या कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे आपको क्या समझना है बेटा कि हेनरी ने क्या कहा कि व्हेन एनी गैस डिजॉल्व इन एनी लिक्विड इट इज डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अगर किसी गैस को आप किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हो तो यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, डिजॉल्विंग प्रेशर, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट पे। अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक कंडीशन एक्सप्रेस कर दिया। क्या कंडीशन एक्सप्रेस किया? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी जो पार्शियल प्रेशर होता है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन। तब यहां पे बेटा आप क्या कह सकते हो? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आप क्या लगाते हो बेटा? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। क्या हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन। ये हो जाएगा। अब बेटा पार्शियल प्रेशर को आप किससे इंडिकेट करेंगे? पी से। किससे इंडिकेट करेंगे? पी से। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल और मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है बेटा? एक्स। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और जैसे ही बेटा हम लोग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं, क्या हटाते हैं? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, तो हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं बेटा के एच। क्या जोड़ देते हैं? के एच। अब बेटा जहां पर के एच आपको क्या समझना है? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल और कांस्टेंट ऑफ हेनरी। इसे हम लोग बेटा क्या कहेंगे? के एच को प्रोपोर्शनलिटी सिंबल और हेनरी कांस्टेंट। हेनरी इज कांस्टेंट। यानी बेटा के एच को हम लोग या तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल कहेंगे या तो हेनरी कांस्टेंट कहेंगे। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए बेटा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन। अब बेटा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन होती है? अब बेटा यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X के। इसीलिए बेटा हम लोग क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू KH(X). ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए? कि ये जो सॉल्युबिलिटी होता है गैस इन लिक्विड ये किस पर डिपेंडेंट होता है? किस पर डिपेंडेंट होता है? ठीक है। अब बेटा आप लोग
हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो यानी यहाँ पे अब बेटा हम लोग बात करेंगे कंडीशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी। यानी बेटा कहने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी होने के कंडीशन क्या होंगे, यानी कौन कौन से कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और किस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जो फर्स्ट है बेटा, यहाँ पे आपको क्या समझना है, द फर्स्ट वन कंडीशन अमाउंट ऑफ गैस। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ गैस, यानी गैस के अमाउंट की बात हो रही है। व्हेन गैस अमाउंट is high, then solubility also high। कहा क्या गया बेटा, जब गैस का अमाउंट, यहां पे थोड़ा सा बेटा एक वर्ड मिस हो गया, एंड हाँ बेटा व्हेन गैस अमाउंट इज हाई देन सॉल्युबिलिटी आल्सो हाई। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब है अगर हम अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, और अगर हम अमाउंट ऑफ गैस घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये जो सॉल्युबिलिटी कंडीशन है ये कि पहला कि हमारा किस पे डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ गैस पर। ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड वन कंडीशन पार्शियल प्रेशर। सेकेंड वन कंडीशन बेटा पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर से क्या रिलेशन है बेटा, यहां पर अब यहां पे हम डायरेक्ट बात करते हैं बेटा, आपको बस ध्यान क्या देना है, पार्शियल प्रेशर। अब बेटा पहले हमने क्या बात किया था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और बेटा ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन किससे लिया जाता है भाई, अमाउंट से। किससे लिया जाता है, अमाउंट से। तो यहां से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, अमाउंट का जो टर्म था, फर्स्ट टर्म अमाउंट में हमने आपसे क्या बताया कि अगर आप अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो उसी अकॉर्डिंग बेटा पार्शियल प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट मान लिया जाए तब क्या हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेंगे बेटा तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अभी बेटा मैंने दो आपसे टर्म में बात किया, अमाउंट ऑफ and second one partial pressure. If amount and partial pressure is directly proportional, then the effect of there is similar with both condition. So that's why if amount and partial pressure is high, then solubility also will be high. But if partial pressure and amount will be low, then their solubility also will be low. ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जो थर्ड वन हम बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे बेटा, टेम्परेचर। किसके लिए बात करेंगे, टेम्परेचर। अब बेटा थर्ड वन हमारा यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर। प्रांशु 100 में बेटा आप सब अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। टेम्परेचर, अब बेटा टेम्परेचर के लिए बस आपको क्या समझना है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी।
क्या कहा बेटा मैंने कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर होता है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी और टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब बेटा ऐसा क्यों होता है, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो बेटा आप बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस की। गैस में बेटा जो पार्टिकल अरेंजमेंट है, क्या है बेटा, पार्टिकल्स अरेंजमेंट, जिसे बेटा आप क्या कह सकते हो, रेंज ऑफ पार्टिकल। क्या बोल सकते हो बेटा, रेंज ऑफ पार्टिकल। ठीक है। अब बेटा जब हम इसकी बात करते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट या रेंज ऑफ पार्टिकल, तो ये क्या होता है बेटा 10⁻³ टू 10⁻³ मीटर ये होता है। अब बेटा जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनका जो रेंज होता है, अब यहाँ आपको बेटा याद रखना है, टेम्परेचर मैंने क्या किया, इंक्रीज कराया, तो इनका जो रेंज होता है वो भी क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। यानी जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे इनका रेंज भी इंक्रीज कर जाएगा, और जब ये रेंज इंक्रीज करेगा तो ये क्या, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि बेटा जैसे ही आपने देखा होगा नॉर्मली गैस को आप एयर में ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो बहुत तेजी से एक्सपेंड करके गायब हो जाता है। तो बेटा आप टेम्परेचर इंक्रीज करा देंगे तो ये तो और तेजी से हो जाएगा। तो इसीलिए जब टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, तो टेम्परेचर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है बेटा, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है और टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसके बाद हमने जो अभी तक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बात किया, अब इसके बाद बेटा हमें क्या बात करना है, हमें बात करना है वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात करना है बेटा, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और द प्रेशर बाय विच एनी लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे जो आपको बात करना है वो क्या बात करना है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बात करना है बेटा आपको, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी बात करना है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा और इसे आप कैसे समझेंगे। तो बेटा अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, when two binary liquids, अब बेटा दो बाइनरी लिक्विड हैं A एंड B आर मिक्स्ड विथ each other in non-volatile condition, then their mole fraction and their pressure must be similar। क्या कहा गया बेटा कि जब दो बाइनरी सॉल्यूशन या बाइनरी लिक्विड को आपस में मिलाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप मिलाते हो तो मोल फ्रैक्शन और इनका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सिमिलर। तब इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, कौन आए बेटा, राउल्ट्स। कौन साइंटिस्ट आए, राउल्ट्स। अब राउल्ट्स ने एक बात कही है, क्या कहा है,
व्हेन टू नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स are mixed with each other, then their pressure is directly proportional to its mole fraction. तब बेटा हमने कहा, राहुल भाई साहब ने एक बात बताई कि व्हेन टू नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स आर मिक्स्ड विथ ईच अदर, जब दो नॉन वोलाटाइल लिक्विड आपस में मिलाए जाते हैं तब बेटा उनका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन। तब यहाँ पे आप बेटा ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब बेटा जैसे ही प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये बेटा सिमिलर कंडीशन आपने पढ़ा है हेनरी कांस्टेंट में। अब वहाँ पे बेटा इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि P इक्वल टू KH लगाया था, यहाँ पे बस हमें क्या कांस्टेंट लगा देना है, P0। तो यहाँ से बेटा क्या मिला कि P इक्वल टू P0 X। ये बात क्लियर। अब बेटा राहुल की कंडीशन को, ये तो लॉ हो गया, ये कंडीशन हो गई। अब बेटा दो नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स जब आपस में मिलाते हैं, इस कंडीशन को कैसे आप समझेंगे, तो इस कंडीशन को समझने के लिए आपको एक ग्राफ समझना होगा या आपको एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन समझनी होगी। और ये स्पेशलाइज्ड कंडीशन आपको क्या बताएगा कि बेटा हमने ले लिया ये कंडीशन, अब बेटा यहां से ऐसे और ये ऐसे। अब बेटा ये क्या होता, ये सॉल्यूशन क्या होता A, ये क्या होता B और ये क्या होता C। तो बेटा जो A होगा ये क्या होगा बेटा हमारा सॉल्वेंट, B हमारा क्या होगा बेटा सॉल्यूट और C हमारा यहां पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। अब बेटा यहां पे आपको क्या समझना है, अब बेटा ये बताओ अगर हम इसकी बात करें A की, तो यहां यानी स्टार्टिंग में क्या है 0, लेकिन यहां पे यानी अपने पीक पॉइंट पे है, तो यहां यानी की वैल्यू क्या मान ले 1। इस कंडीशन में आओ NB में, तो NB इस प्लेस पे क्या है, इस पॉइंट पर 0 और इस पॉइंट पे अपने पीक पर है, तो NB की वैल्यू क्या मान ले 1। तो बेटा यहां से ये बताओ इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे बेटा PA प्लस PB, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा PT। PT कहने का मतलब है P टोटल यानी टोटल प्रेशर के। तो बेटा अब यहां से हम एक एक कंडीशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन किसके लिए है बेटा, A के लिए, फर्स्ट कंडीशन फॉर A। तो यहां पे बेटा क्या दिया है, अब बेटा ये बताओ मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो भाई। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहां पे अगर हम मान ले A के कॉन्सेप्ट में द मोल फ्रैक्शन इज x1, मोल फ्रैक्शन इज x1, तब यहां से बेटा जो प्रेशर है उसे हम क्या मान ले P1, यानी इसे हमने सपोज दैट किया है बेटा कि मोल फ्रैक्शन क्या है x1, और हमने क्या सपोज किया कि जो प्रेशर है वो क्या है P1। तब बेटा यहां से आपको एक कंडीशन निकल के आएगी, क्या निकल के आएगा कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अब बेटा हमने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए एक कंडीशन बताया है कि आप क्या ऐड कर देंगे P1 नॉट x1। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आई कि P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। ये बात क्लियर हो गई।
ऐसे ही बेटा जब हम सेकेंड टर्म की बात करेंगे, अभी तक बेटा किसी को डाउट हो तो आप लोग मैसेज जरूर करते रहिए। अब यहाँ पे बेटा पहला कंडीशन क्लियर हो गया। जब हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे यानी फॉर बी, किसके लिए बात करेंगे बेटा? फॉर बी। तो बेटा बी के लिए क्या है? प्रेशर क्या होगा बी के लिए? P2 एंड मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? X2। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? X2। तब यहां से जब बेटा आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। बेटा सिमिलर कंडीशन है एक ही तरह, बस यहां पे हम बस अब कांस्टेंट क्या लगा देंगे? P0 X2। तो यहां से क्या बन गया बेटा? P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। ये बात क्लियर हो गया। अब बेटा हमने दो कंडीशन निकाला। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या बात किया था आपसे? मैंने बात किया कि P1 इक्वल टू P1 नॉट X1, और सेकेंड वन कंडीशन में मैंने आपसे बात किया कि P2 इक्वल टू P2 नॉट X2। दो चीजें आपको निकल के आ गई। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब बेटा आगे चलते हैं। ये दो बातें क्लियर होने के बाद अब हमें एक कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए बेटा। क्या याद आ जाना चाहिए? डाल्टन्स प्रेशर लॉ। डाल्टन का प्रेशर लॉ क्या कहता है बेटा? व्हेन टू प्रेशर आर एक्सर्टेड इन एनी कंडीशन देन देयर सम इज इक्वल टू देयर टोटल प्रेशर। तो कहने का मतलब क्या है कि पी टोटल जो कंप्लीट प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? पी ए प्लस पी बी के। यानी ए और बी को जैसे ही हम आपस में मिलाएंगे इसके इक्वल हो जाएगा। तो बेटा पी ए कहने का मतलब क्या है? P1, पी बी कहने का मतलब क्या है? P2। तो ये क्या आ रहा है बेटा? P टोटल। अब ये बताओ बेटा P1 की वैल्यू आपने क्या निकाला? P1 नॉट X1। P2 की वैल्यू आपने क्या निकाला? P2 नॉट X2। ये आ गया। अब बेटा X1 और X2 आपने मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा। क्या पढ़ा? कि X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। इट मीन्स द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिक। देन द वैल्यू ऑफ X1 इज 1 माइनस X2 और द वैल्यू ऑफ X2 इज 1 माइनस X1। तो बेटा हमने अभी किसकी वैल्यू निकाला है? X1 की। तो X1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा? P1 नॉट 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट X2। तो बेटा यहां से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। ये आ जाएगा। अब बेटा यहां से P1 नॉट में तो कोई चेंजिंग है नहीं, यहां पे हम क्या कर सकते हैं बेटा? क्या कॉमन ले सकते हैं? X2। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ये बेटा वैल्यू किसकी आ रही है? P टोटल। तो P टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? P टोटल इक्वल टू P1 नॉट माइनस X2, P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ये बात क्लियर? अगर बेटा ये किसके टर्म में हमने अभी लिया है? X1 के टर्म में। अगर यही कंडीशन हम बेटा किसके टर्म में ले लेते हैं? X2 के, तो X2 माइनस क्या हो जाता? X1 हो जाता। अब बेटा तब हम क्या करते? सिमिलर कंडीशन को फॉलो करते। जैसे फर्स्ट कंडीशन को अभी हमने फॉलो किया, ऐसे ही सिमिलर कंडीशन फॉलो करते। तो X2 के प्लेस पे क्या लिख लेते बेटा? X2 के प्लेस पे क्या लिख लेते? 1 माइनस X1। ये लिख लेते बेटा। तो यहां से क्या हो जाता? P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट X1 हो जाता। X1 वाले को एक साइड कर लेते हैं बेटा। तो क्या हो जाता? P1 नॉट X1 माइनस P2 नॉट X1 प्लस P2 नॉट हो जाता। यहां से कॉमन आप क्या ले सकते हो बेटा? X1। क्या कॉमन ले सकते हो? X1। तो क्या हो जाता? P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट। तो इसे ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते थे P2 नॉट प्लस X1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट। अब बेटा यहां पे आप P टोटल की बात कर रहे हो, तो P टोटल को आप X1 के टर्म में या X2 के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हो।
तो यहाँ पे ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द टोटल प्रेशर। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे आपको एक कंडीशन समझना है कि भाई इसके अकॉर्डिंग हम क्या बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, किसी को कोई डाउट है? चलो अब नेक्स्ट वन हम जब बात करेंगे बेटा तो क्या समझना है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में जब हम बात करते हैं तो सॉल्यूशंस आर मेनली टू टाइप। हाउ मेनी टाइप सॉल्यूशन? टू टाइप। नंबर वन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर वन क्या होता है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। एंड नंबर टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नंबर टू क्या होता है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां पे आपको समझना है बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा बस आपको ध्यान क्या रखना है, दैट सॉल्यूशन which follow Raoult's law that is ideal solution, that is ideal solution। कहा क्या जा रहा है बेटा? ऐसा सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करे? राउल्ट्स लॉ को। कहने का मतलब क्या है, अगर इसी कंडीशन को, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही, अगर इसी पे स्ट्रेट लाइन जैसा फॉर्म हो रहा हो तो इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? which does not follow Raoult's law। क्या कहा जा रहा है बेटा? जो क्या नहीं फॉलो कर रहा हो? राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट का लॉ है उसे फॉलो नहीं कर रहा है बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर वन आइडियल सॉल्यूशन, नंबर टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा? दैट सॉल्यूशन विच इज फॉलो राउल्ट्स लॉ, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जो फॉलो नहीं करते नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनको भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं टू टाइप ऑफ कंडीशन में। किसमें क्लासिफाई करते हैं बेटा? नॉन आइडियल को टू टाइप में। अब यहां पे बेटा हमने लिख लिया नॉन आइडियल। अब इसे हमने कहा कि कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है? टू पार्ट। वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो बेटा एक क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन होता है, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या है बेटा? जब हम सॉल्यूट कोई एडिशनल सॉल्यूट मिलाएं और एडिशनल सॉल्यूट मिलाने के बाद जो राउल्ट्स लॉ कंडीशन है बेटा, राउल्ट्स लॉ कंडीशन क्या है? ये है ऐसे। अगर इस कंडीशन से क्या होने लगे? बियॉन्ड जाने लगे, यानी अब जैसे ये प्रेशर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। अगर प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है बेटा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और सेकेंड वन कंडीशन क्या होता है बेटा? नेगेटिव डेविएशन। अगर जो कंडीशन है उससे क्या आने लगे? बिलो आने लगे। जैसे ऐसे आ गया बेटा ये। अगर बेटा जो राउल्ट्स लॉ है, अगर उस राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर प्रेशर इंक्रीज कर जा रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, यहां से देखो बेटा, यहां पे यहां तक इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहां भी अगर उसके मीन पॉइंट से इंक्रीजमेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर उसके मीन पॉइंट से डिक्रीजमेंट हो जाए
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव डेविएशन। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तक बेटा आज के वीडियो में हमने आपसे क्या क्या बात किया, हमने आपसे बात किया सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फिर हमने बात किया है बेटा हेनरी लॉ, फिर हमने बात किया बेटा वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें हमने बेटा आपसे राउल्ट्स लॉ के बारे में बात किया। राउल्ट्स लॉ के बाद हमने बात किया बेटा आपसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जिसमें बेटा आपको मैंने 2 टाइप बताया। फर्स्ट क्या बताया, आइडियल सोल्यूशन, सेकंड क्या बताया, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं बेटा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सोल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के भी टाइप मैंने आपसे बात किया, क्या बात किया, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। अगर प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो बेटा वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, अगर डिक्रीज कर जाए तो वो क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो बेटा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सब हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेटा तब तक के लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि बेटा आप सब अपने मित्र को, अपने दोस्तों को, जो आप क्लास 12th में, क्लास 11th में, क्लास 10th में, क्लास 9th में हैं, वो अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करते रहिए, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है बेटा उनके रीच तक हम पहुंच सके। ठीक है, तो बेटा अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।